यदि कोई मुझसे पूछे कि भारतीय जनमानस पे किस पुस्तक का सबसे अधिक प्रभाव है, तो निसंदेह मैं एक ही पुस्तक का नाम लूंगा और वह है भगवत गीता। भगवत गीता न केवल भारतीय दर्शन की बात करती है, अपितु भारतीय जीवन शैली के बारे में जो वास्तविक तत्व हैं, जो विशेषताएं हैं, जो अनुभूत रहस्य हैं, उनके बारे में ही बात करती है। इन अदर वर्ड्स, इट शोज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंडियन साइकी। लोग भगवत गीता जिस उद्देश्य से देखना चाहते हैं, उनको उससे संबंधित उत्तर मिलते हैं। मैंने ज्योतिष संबंधित रहस्यों को भगवत गीता में खोजने का प्रयास किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन रहस्यों को मैंने कहीं नहीं पाया, जिन सूत्रों के बारे में लिख दिया गया है और क्यों ऐसे हैं ये नहीं बताया गया, उनका उत्तर मुझे भगवत गीता में मिला। इसलिए सभी पुस्तकों के बीच, सभी शास्त्रों के बीच भगवत गीता का मेरे लिए एक विशेष स्थान है और रहेगा। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा भगवत गीता की उस श्लोक की जिसके अंदर से मैंने ज्योतिष के, जैमिनी ज्योतिष के, पाराशरिक ज्योतिष के और अन्य ज्योतिष सिद्धांतों के सभी रहस्यों को ढूंढ पाया है। वो रहस्य जिनके लिए बहुत मैं भटकता रहा। जब मैं छोटा था तब हमेशा मुझे चीज परेशान करती रही कि क्या कारण है कि जो हमारे बाह्य ग्रह हैं, सुपीरियर प्लेनेट हैं, बृहस्पति, मंगल और शनि, इनको विशेष दृष्टियां दी गई, बाकी जो है आंतरिक ग्रह हैं, इंफीरियर प्लेनेट हैं, उनको 7वीं दृष्टि दी गई। क्या कारण है? और अगर दृष्टि दी भी गई थी तो क्या रहस्य है कि शनि के बाद 3री और 10वीं दृष्टि होगी, मंगल के बाद 4थी और 8वीं, बृहस्पति के बाद 5वीं और 9वीं। देखने वाले कहते हैं 3, 4 और 5, शनि की 3 थी तो इसलिए मंगल की 4थी कर दी और बृहस्पति 5वीं कर दी। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मंगल की 8वीं दृष्टि है, बृहस्पति 9वीं दृष्टि भी है और शनि की 10वीं दृष्टि हो गई। तो न्यूमेरिकल ऑर्डर बना दिया गया, मगर क्यों? इस क्यों का उत्तर कहीं नहीं मिलता था। और एक दिन मैं भगवत गीता के इस श्लोक का अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, इस पर मंथन कर रहा था। और मंथन करते करते ही कई रहस्य उजागर हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली के करोल बाग में जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंसेज है, उसके क्लासेस चल रहे हैं। वहां पर इस श्लोक पे चर्चा 3 वर्ष लगातार की और अभी भी इसके सभी रहस्य पूरे नहीं हो पाए। कितने रहस्यों खोजने के बाद भी लग रहा है अभी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो जिस श्लोक की मैंने चर्चा की है वो अध्याय 2 का 28वां श्लोक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इतना गूढ़ श्लोक, विभिन्न विधाओं को उजागर करने वाला, अद्भुत है। अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। बहुत सुंदर। प्रत्येक प्राणी उस अव्यक्त से आ रहा है, उस समय के लिए व्यक्त में रहेगा और पुनः अव्यक्त में चला जाएगा। इसमें सोच का विषय क्या है? अब ये जो सोच का विषय नहीं है वही हमारे ज्योतिष का विषय है कि प्रत्येक प्राणी उस अव्यक्त से आ रहा है और पुनः उसी अव्यक्त में चला जाएगा। केवल थोड़े समय के लिए संसार में हम लोग हैं, वो व्यक्त में रह रहा है। शायद इसी को आदि शंकर ने कहा होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो कुछ देख रहे हैं मिथ्या है, कुछ समय के लिए है, और वास्तविक संसार जो हमारा है वो कहीं और है। ये दूसरा मंथन का विषय है कि जो भी हमारे अव्यक्त ग्रह हैं, ये सभी वो ग्रह हैं जिनको हम सुपीरियर प्लेनेट, बाह्य ग्रह बोल देते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि। और वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये 3 ग्रह उस अव्यक्त की इच्छा को
हमारे इस व्यक्ति के संसार में उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। या व्यक्ति में जो कुछ हो रहा है उसके कहीं न कहीं बागडोर उस अव्यक्त के हाथ में है, जो वो मंगल, बृहस्पति और शनि के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे ये 3 ग्रह, इनको ही विशेष दृष्टियां दी गई हैं। जैसे मंगल को 4वीं और 8वीं 7वीं के अलावा, बृहस्पति का 5वीं और 9वीं 7वीं के अलावा, और शनि के पास 3वीं और 10वीं भी इस 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त। कुछ कहने वालों ने कहा सब बाह्य ग्रह थे, तो जैसे कि शनि की 3वीं है तो मंगल की 4वीं है, अब बृहस्पति 5वीं होगी, उस ऑर्डर बना दिया गया है। उसी प्रकार का मंगल की 8वीं दृष्टि है अतिरिक्त, बृहस्पति की 9वीं भी है और शनि की 10वीं भी है, 8, 9, 10। देखने लगता ठीक है, एक म्यूजिकल ऑर्डर बना दिया आपने, परंतु क्यों बनाया, कैसे आया ये, इसके पीछे रैशनल क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, वो नहीं मिलता। मैं एक दिन ऐसे ही मंथन कर रहा था इस श्लोक के ऊपर, किसी दूसरे कार्य से मन में कुछ अन्य भाव था, एकदम से मुझे दिखा क्या विशेष बात है। एक तो हमारा व्यक्त और अव्यक्त, अगर हम जन्म कुंडली के संदर्भ में चर्चा करें, देखिए काल पुरुष जो मेष से प्रारंभ होता है, जो जन्म जिसको बोलते हैं, और 8वां भाव जिसको मृत्यु बोलते हैं, इस 8वें से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 और पुनः 1, ये हमारे बाह्य ग्रह आ गए, सुपीरियर प्लेनेट आ गए। और यहीं पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, अगर हम ध्यान दें नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, जो नक्षत्र हमारे देव नक्षत्र और यम नक्षत्र में बांटे गए हैं, तो यम नक्षत्र भी इस 8वें भाव से प्रारंभ होकर के मेष पर समाप्त होते हैं। देव नक्षत्र मेष से प्रारंभ होकर के इस अष्टम पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के बीच माध्यम बन रही है। देव नक्षत्र मेष से प्रारंभ हो रहे हैं और उधर से यम नक्षत्र मेष पे समाप्त हो रहे हैं। जैसे कि मेष दोनों के बीच का संगम बन रहा है, कुछ यम नक्षत्र दिखाएगा और कुछ देव नक्षत्र दिखाएगा। उसी वृश्चिक राशि कुछ देव नक्षत्र दिखा रही है, कुछ यम नक्षत्र दिखा रही है। तात्पर्य यह हुआ कि वृश्चिक से मेष तक ये पूरा एक जो क्षेत्र बन रहा है, इसमें से 9, 10, 11 और 12 ये पूर्णतः अव्यक्त हो गए, परंतु 8वीं राशि और पहली राशि अर्थात वृश्चिक और मेष ये अव्यक्त के होते हुए भी कभी कभी व्यक्त के भी क्षेत्र को उजागर करेंगे, मिल जाएंगे इसी तरफ। अभी मैं यम नक्षत्र और देव नक्षत्र चर्चा नहीं करूंगा कि किस प्रकार से इसने व्यक्त और अव्यक्त को बांटा हुआ है, संभवतः कभी किसी अन्य समय पर। अभी पुनः मैं वापस आता हूं आपके व्यक्त और अव्यक्त के ऊपर। मैंने कहा जैसे वृश्चिक राशि जो आयु दिखा रही है, मृत्यु को दिखा रही है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो पहला पुरुषार्थ करता है पहली सांस लेने का, और जब मृत्यु होती है अंतिम पुरुषार्थ करता है